नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम संघवाद की बात कर रहे थे और जिसमें कहा था कि केंद्र और राज्यों के मध्य किस तरह के संबंध होने चाहिए। उन संबंधों को जो डिसाइड करने की बात हुई थी वो संघवाद में हुई थी, यानी संघ और राज्य, संघ व राज्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन संघवाद में किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र और राज्य संघ के अंतर्गत किया जाएगा, तो संघ शब्द है, इसकी जगह आप केंद्र लिखो तो थोड़ा उचित रहेगा। हालांकि दोनों एक ही होगा लेकिन थोड़ा सा उचित होगा केंद्र। तो आप कहोगे कि साहब केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंधों का अध्ययन है वो संघवाद में किया जाएगा। हमने देखा था कि भारत के अंतर्गत किस तरह के केंद्र हैं, एक सशक्त केंद्र की बात की गई थी और फिर राज्य हैं जिनको प्रांत कहा गया। उन प्रांतों में किस तरह की व्यवस्था चलती है, केंद्र में किस तरह की चलती है। केंद्र में भी एक चुनी हुई सरकार होगी, उसी तरह प्रांतों में भी एक चुनी हुई सरकार होगी। ठीक है, इस सरकार का कौन होगा, मुख्यमंत्री प्रमुख होगा, और केंद्र सरकार का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये तो क्या है, इस सरकार के मुख्य वास्तविक मुखिया है। फिर राज्यपाल होगा, वो राज्य के अंतर्गत क्या होगा कि सरकार का संवैधानिक मुखिया हो जाएगा, संवैधानिक मुखिया। संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल। वही केंद्रीय सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने जब राष्ट्रपति की बात की थी, जब कार्यपालिका की बात की, उस समय मैंने बताया था कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर है वो कार्य करेगा। उसी तरह की तरह राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर है वो कार्य करेगा। कहाँ पर करेगा, स्टेट के अंतर्गत करेगा, राज्य में काम करेगा। तो संघ के अंतर्गत यही स्थिति होगी कि एक राज्य की सरकार होगी और उसके पैरेलल ये केंद्र सरकार होगी, और केंद्र सरकार है वो सभी के साथ कॉम्बिनेशन कोऑपरेट बना करके सभी राज्यों को लेकर चलेगी ताकि देश की एकता व अखंडता कायम रहे। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से नवीन राज्यों की जो मांग है वो संघ की एक तरह की समस्या बनी हुई है कि जो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध है उन संबंधों को कहीं न कहीं ये क्या कर रही है, प्रभावित करने का काम कर रही है। संबंध किन के मध्य, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों को प्रभावित करने का काम कौन कर रहा है, नवीन राज्यों की मांग। हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर निरंतर तनाव की स्थिति रही और राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति के आधारित एकता को भी जन्म दिया। अब हम बात कर रहे थे कि संघीय व्यवस्था में नए राज्यों की जो गठन की मांग को लेकर हो रही है, क्या आप कहोगे कि नवीन राज्यों की जो गठन की मांग हो रही है वो एक संघ को कमजोर कर रहा है? ऐसी भी स्थिति नहीं। नवीन राज्यों की मांग में वो कुछ आधार पर है वो सही भी है, क्योंकि आप देखोगे प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक अलग अलग राज्यों की है वो भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी रीति रिवाजें अलग है, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल जो भूगोल है वो सब कुछ अलग है। तो ये कुछ एक तरीके हैं जो क्या कर रहे हैं, अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं संघ के में एकता कायम करने का काम कर रहे हैं कि वो हमसे बिल्कुल स्वतंत्र तो नहीं हो रहा है बल्कि संघ के अधीन ही वो अपना पहचान बनाने की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए समान भाषा, संस्कृति और क्षेत्र के आधार पर इन्होंने एकता को बढ़ावा देने का काम किया है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का
गठन किया जाए। अब जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन की जो लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की है वो स्थापना की जाए और लोकतंत्र वास्तविक रूप में उस समय भी होगा राज्य में जब राज्यों की सम्मान, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन होगा। निरंतर वहां की जनता के द्वारा जो मांग की जा रही, उन मांग के मुताबिक यदि कार्य किया जा रहा है तो ये वास्तविक रूप में लोकतंत्र क्या होगा, स्थापित होगा, अन्यथा लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। इसलिए राज्यों की जो मांग है भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर, वह मांग एक तरीके से संघ को हमेशा कमजोर करने वाली हो ऐसा नहीं है, वह संघ को कहीं न कहीं मजबूती देने का काम कर रही है। जैसे कि एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है और उसमें आप कहोगे अलग अलग भाषाओं के लोग रहने, उसमें हिंदी भाषी लोग हैं, उसमें अंग्रेजी भाषी लोग हैं, उसमें आप कहोगे गुजराती भाषी माराम के लोगों को ले लिया, उसमें है वो तेलुगु भाषी ले लिया, असमिया भाषी ले लिया, तो अलग अलग भाषाओं के लोगों को लेकर एक राजस्थान प्रांत का हमने गठन हम करेंगे तो क्या होगा, तो विवाद की स्थिति होगी, क्योंकि अलग अलग भाषा ही है, उनकी संस्कृति, भाषा अलग है तो उनकी संस्कृति भी अलग है, रिवाज भी अलग है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद को पैदा करेगा, क्योंकि ज्यादा विविधता है वो कहीं ना कहीं है विवाद पैदा करेगी और सभी एक साथ नहीं बैठेगी। तो इससे अच्छा तरीका है कि जो राजस्थानी भाषा बोल रहे उनको राजस्थान में रखो, जो गुजराती बोले उनको गुजरात में बोल रखो, जो असमिया बोले उनको आसाम में रखो। ऐसा करेंगे तो क्या है, प्रत्येक की अपनी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज है वो अलग हो जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ अलग होते हुए भी भारतीय संघ के निर्माण में सभी साथ बैठेंगे, जिससे संघ है वो मजबूत होगा। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को जोर पकड़ी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। अब राज्यों ने निरंतर रूप से मांग की कि साहब राज्यों के लिए वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। जैसे बंबई प्रांत है, गुजराती भाषा क्षेत्र जो लोग हैं, जो क्षेत्र है उस भूभाग को गुजरात बना दिया जाए, मराठी बोल रहे हैं उसको महाराष्ट्र बना दिया जाए। तो ये किसके आधार पर बात की, उन्होंने भाषा के आधार पर लंबा आंदोलन हुआ। इसलिए फलत दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग है वो गठित किया और मैंने बताया था कि फजल अली की अध्यक्षता में ये कमीशन बैठा। फजल अली है वो एक जस्टिस थे रिटायर्ड, उनके अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। तो ये क्या है, इसके अध्यक्ष, ठीक है, फजल अली। और जो सदस्य थे वो हृदयनाथ कुंजरू है, के.एम. पणिक्कर जैसे लोग हैं, वो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे और इनका काम था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। क्या राजस्थान के अंतर्गत माना कि राजस्थानी भाषा है तो राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोगों को ही राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान प्रांत में रखा जाए। तो उनके लिए एक जो कमीशन है वो बनाया गया, फजल अली कमीशन था, और इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की क्या है, सिफारिश की। तो जो फजल अली कमीशन ने बिल्कुल कहा कि भाषा के आधार पर कुछ हद तक है वो राज्यों का निर्माण करो। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों का निर्माण आप किसके आधार पर, भाषा के आधार पर करोगे तो उचित नहीं है, क्योंकि अलग अलग बोलियां और भाषाओं का समूह होते भी कहीं न कहीं जो भूगोल है वो एकता है, तो फिर आपको भाषा को इग्नोर करके प्रशासन को महत्व देना पड़ेगा, नहीं तो ज्योग्राफी भी बहुत हद तक है वो प्रभावित करे। तो इन्होंने मोटे तौर पे कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर लो, लेकिन हर बार भाषा के आधार पर करो, ये उचित नहीं है। 26 जुलाई 1953 नए राज्यों के निर्माण के मांग की जो शर्त की गई थी और उसी के बाद में 1956 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग का है वो गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो चुका था, अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया और इसके आधार पर क्या किया गया, राज्यों का है वो निर्माण का काम होता है, राज्यों के निर्माण का काम हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये 53 नहीं है, 56 है। राज्यों के निर्माण के लिए मांग की शर्त क्या गई, किसके तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन की सिफारिश पर तय किया गया था और उनके आधार पर नवीन राज्यों का है वो गठन किया। तो इसके बाद में मोटे तौर पर आप देखोगे कि महाराष्ट्र और जो गुजरात बनते हैं 1960 मई में बनते हैं, पंजाब हरियाणा है ये भी जाके 66 में बनते हैं भाषाई आधार पर। इस तरह अलग अलग राज्य हैं जिनका निर्माण है वो मोटे मोटे तौर पर भाषा के आधार पर किया। जो नवीन राज्यों की मांग थी वो किसके आधार पर पूर्ति हुई, भाषा के आधार पर हुई। अब क्या है कि कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए, कुछ एक राज्य ऐसे थे
जिनके लिए संविधान में विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था की गई, ताकि क्या है उन राज्यों को संघ में जोड़ा जाए, उनको पूर्णतः है वह भारत में शामिल किया जाए, राष्ट्र की एकता और अखंडता में उनको शामिल किया जाए। क्योंकि वहां की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उनके लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी था, अन्यथा वे राज्य हैं वो भारतीय संघ में विलय नहीं हो सकते। तो उनके लिए क्या किया गया, विशिष्ट का मतलब हुआ विशेष प्रावधान। कैसे प्रावधान है, विशेष प्रावधान किए गए। किसके संबंध में, जहाँ बात सीधी आएगी जम्मू कश्मीर के संबंध में। अनुच्छेद 370 करके लाया गया था जम्मू कश्मीर के विषय में। जम्मू घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ था कि भारत में देखोगे 562 के आसपास देसी रजवाड़े थे। क्या थे, देसी रजवाड़े। आप कहोगे साहब देसी रजवाड़े क्या है? देसी रजवाड़े वे जिन पर राजा महाराजाओं का शासन था, वे देसी रजवाड़े थे। और जिस समय देश आजाद हुआ उस समय तकरीबन 562 के आसपास रजवाड़े थे। अब उन सभी रजवाड़ों का भारत में विलय करना है, राज्य बनाना है और एकीकृत संघ का निर्माण करना है, तो सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में है वो एक काम किया गया कि आपका जो काम है, जो राज्यों को एकत्रित करने का काम होगा और सभी राज्यों को एक करके एकीकृत भारत राष्ट्र का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन में ये काम था, राज्यों के एकीकरण का काम है वो पटेल साहब कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इनके जो सलाहकार थे, निजी सचिव थे वीपी मेनन, इनका ये मुख्य काम था कि जितने जो देशी रजवाड़े रियासतें उन सभी से बात करो और उन सभी को बात करके उनकी रजाबंदी से भारत में क्या करो, विलय करो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था। चूंकि हम बात देखेंगे कि जिस समय संविधान में और जिस समय अंग्रेजों ने जो भारत को आज़ादी दी, उस समय दो आधार पर कहा था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वे भारतीय डोमिनियन राज्य का अंग होंगे और साथ ही साथ जो देसी रजवाड़े उनको ये अधिकार दिया जाता है, उनको ये पावर है कि वे चाहे तो भारत में रहो, चाहे तो वे पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो वे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत खुद अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, तो इन राज्यों ने क्या किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। एक तो जम्मू कश्मीर था और पहले हैदराबाद थी। तो हैदराबाद का तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि ऑपरेशन पोलो चलाकर विलय कर लिया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उसकी स्थिति कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ चेंज थी। आप देखोगे भारत और पाकिस्तान एक तरफ से मध्य एशिया का क्षेत्र को कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, चीन तिब्बत के भूभाग को है वो संपर्क में है, वो मध्य एशिया से बहुत कुछ उसकी कनेक्टिविटी है, अफगान से उसकी कनेक्टिविटी है। तो इस कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र और बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही रणनीतिक क्षेत्र था। जो ये आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद में ही पाकिस्तान ने 1948 के अंतर्गत कबायली आक्रमण करवा दिया और वहाँ की जनता है वो मुस्लिम थी, लेकिन जो वहाँ का शासक है वो है हिंदू, हरि सिंह करके नाम है। तो जम्मू कश्मीर की जो ये स्थिति है आप उसको देखिए थोड़ी सी। जम्मू कश्मीर जनता कौन है, वहाँ की जो पब्लिक है वो तो मुस्लिम है, लेकिन शासक है वो हरि सिंह जी करके है, डोगरा वंश के शासक है, राजपूत शासक है। तो हरि सिंह जी है वो शासन कर रहे हैं। ठीक है, हरि सिंह राजा है हिंदू। जनता है मुसलमान। फलत पाकिस्तान ने जो जनता को है वो भड़काने का काम किया और उस समय जो देखा जाए लीग के लोगों ने है वो जनता को भड़काने का काम किया कि आप जनता तो सारी की सारी बहुसंख्यक है, लेकिन शासक है वो हिंदू है, तो आप कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध क्या करो, विद्रोह करो, ताकि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान आपको मदद देगा और आप है वो पाकिस्तान का अंग बन जाओ। फलत कबायलियों का आक्रमण होता है 1948 के अंतर्गत और भारत सरकार ने, चूंकि जब तक हरि सिंह जी विलय नहीं कर दे तब तक भारत सरकार भी वहां पर सेना नहीं भेज दे। और हरि सिंह जी क्या करके बैठे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके बैठे, यानी स्थायी एग्रीमेंट कि हम अभी तक तो नहीं तो भारत में शामिल हो रहे हैं और नहीं ही पाकिस्तान में, यानी स्टैंड रवैया लेकर बैठे हैं, किसी भी में कोई नहीं, एक तरफ बैठे हैं कि हाल तक कोई विचार नहीं किया भारत या पाकिस्तान में। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर है वो महाराजा बैठे। ठीक है, ये स्टैंड
स्टेट एग्रीमेंट। अब कबायली आक्रमण हुआ, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर बैठे महाराजा, कोई निर्णय नहीं लिया गया। इधर भारत सरकार है वो मामले को सब कुछ देख रही है कि क्या हो रहा है कश्मीर के अंतर्गत, कबायली है वो आक्रमण कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि महाराजा ने जब स्थिति को देखकर, मेहरचंद महाजन थे वो महाराजा के प्रधानमंत्री थे, कश्मीरी पंडित थे, मेहरचंद महाजन को दिल्ली भेजा गया और JL नेहरू सरदार पटेल से बात की गई कि हम भारत में विलय को तैयार हैं और आप क्या करो, सेना भेजो और कबायलियों को है वापस खदेड़ो, क्योंकि हमारी खुद की सत्ता है। अब हमसे तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर ये कबायली है और यदि वे वहां पहुंच गए तो महाराजा की हालात है वो खराब कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत है वो इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। फलत यहाँ से सेना भेजी गई और कबायलियों को मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से वापस भगा दिया गया और जम्मू कश्मीर का भारत के अंतर्गत विलय कर लिया। अब विलय कर लिया, ठीक है, विलय कर लिया। तो उस समय शेख अब्दुल्ला करके हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करके पार्टी थी, उस पार्टी के प्रमुख कद्दावर लीडर थे। शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह जी की आपस में कभी बनी नहीं थी। शेख अब्दुल्ला यहाँ राजस्थान में आए थे, JL नेहरू के अच्छे मित्र थे, बहुत बड़े जो नेशनल पार्टी के लीडर हुए और अच्छे व्यक्ति थे, उस बात में कोई दो राय नहीं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह जी के आपस में नहीं बनी और हमेशा तनातनी रही, क्योंकि ये चुनाव चाहते थे, हरि सिंह जी चाहते नहीं थे। फलत इनके मध्य में विवाद रहा और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में बाद में चुनाव करवाए गए और JL नेहरू से इन्होंने डिमांड की थी कि हमारे जो कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए जाए, क्योंकि कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसको बहुत कुछ बनाने का काम करे, इसलिए हमें विशेष स्वायत्तता दो। तो कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ा था 370 और जिसके तहत उसके लिए विशेष प्रावधान थे, जिसे स्वायत्तता कहा जाता है, विशेष प्रोविजन कहा जाता है और बाकी सभी राज्यों से वो अलग होगा। क्या अलग है? अलग ये है, कश्मीर का अलग संविधान है, अलग संविधान होगा कश्मीर का। क्या बाकी सभी राज्यों का अलग संविधान है? नहीं, एक ही भारत का संविधान उससे संचालन कर रहे हैं। कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया कि चलो आप अलग संविधान बना लो और उसके लिए संविधान सभा भी उन्होंने गठित की। 1954-55 का घटनाक्रम है। जब हमारे देश में 1952 में आम चुनाव हो गए थे प्रथम, और उसके बाद में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बैठती है सभा, वह कार्य कर रही है। क्यों? कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाने के लिए। कश्मीर का अलग झंडा होगा, अलग झंडा होगा। क्या देश में बाकी राज्यों का अलग झंडा है? नहीं है, तो कश्मीर का अलग झंडा होगा। ठीक है। तीसरी बात है, संसद कोई भी कानून बनाएगी वह सभी कानून जम्मू कश्मीर पर सभी राज्यों में लागू होते हैं, ऐसे लागू होंगे? नहीं होंगे, यानी समान रूप से लागू नहीं होंगे। जब तक वहां की जो विधानसभा संविधान बना देगी, वहां विधानसभा बनेगी, विधानसभा जब तक मंजूरी नहीं दे तो समान रूप से कानून लागू है वो नहीं होंगे। ये कुछ एक विशेष प्रोविजन है वो किए गए, ताकि क्या है, कश्मीर को है एक लंबे समय अवधि के बाद में कश्मीर को जो देश की मूल धारा में जोड़ा जाए। तो इन्होंने विशेष प्रोविजन कर लिए अनुच्छेद 370 में। देखिए इसकी क्या कह रही लैंग्वेज, कह रही कि अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति, विशेष स्टेटस है वो प्रदान किया गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था और भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी में एक में शामिल होने के पास में इसके विकल्प था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसने क्या कर लिया था, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिया था, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। क्योंकि दो तरह के पत्र थे, एक तो था विलय पत्र जिस पर हस्ताक्षर करोगे तो क्या करोगे, आप देश में शामिल हो जाओगे, और दूसरा स्टैंड स्टील पर करोगे तो आप इस तरह रहोगे, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल नहीं होकर के खुद का स्वतंत्र वजूद बना ले। तो इसने कौन से पत्र पर हस्ताक्षर किया? दूसरा जो पत्र था उस पर, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर। स्वतंत्रता के बाद तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ और इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर की महाराजा ने भारत का चयन किया। अब जब मैंने कहा कबायली आक्रमण हुआ तो महाराजा ने भारत का चयन हुआ, क्योंकि भारत में ही शामिल होना उन्होंने समझा। भारत की जो संस्कृति रही, जम्मू कश्मीर की जो धारा रही, वह जिसे जमहूरियत कहा जाता है, तो जमहूरियत है वह लंबे समय से ही भारतीय संस्कृति परंपरा का अंग रही है। इसलिए महाराजा ने यह अच्छा कार्य किया और उन्होंने भारत में विलय का निश्चय किया। अधिकांश मुस्लिम बहुल राज्यों ने पाकिस्तान चयन किया, पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। इस परिस्थिति में संविधान ने उसे काफी स्वायत्तता प्रदान की। अब देखेंगे जैसे हैदराबाद है, आप देखोगे कि हैदराबाद का नवाब था निजाम था हैदराबाद का।
निजाम ने तो यहाँ तक पाकिस्तान में मिलने हेतु है वो कार्य कर लिया था और जिन्ना से गुपचुप करके, लेकिन कालांतर में भारत सरकार को वहां पर फौज, आर्मी, पुलिस भेज करके वहां पर एक ऑपरेशन चलाकर विलय करना पड़ा। तो हैदराबाद जो मुस्लिम ज़्यादा जनसंख्या है वहां पर, और उसने पाकिस्तान में विलय कहा है वो निश्चित कर लिया था। उसके बाद में देखेंगे तो गुजरात के अंतर्गत एक जूनागढ़ करके रियासत थी, गुजरात में जूनागढ़ करके एक रियासत में थी, और जहाँ का नवाब था उस नवाब ने भी पाकिस्तान में विलय कहा है वो मन बना लिया था। जूनागढ़ नवाब, ये आगे 12th में आपके आएगा, उस समय मैं पढ़ाऊंगा जूनागढ़ नवाब। तो जूनागढ़ का जो नवाब था वह नवाब ने भी है वो पाकिस्तान में विलय के लिए काम किया था, प्रयास किया था, हैदराबाद ने कर दिया। फिर तीसरा आप देखोगे भोपाल के नवाब है, इवन कि भोपाल का नवाब और जोधपुर के महाराजा के बीच में गुप्तछुपी चली। जोधपुर महाराजा ने भी निश्चय बनाया था कि हम भी क्या करेंगे, पाकिस्तान में शामिल हो, और उसके लिए भोपाल नवाब बार बार प्रयत्न कर रहा था। जोधपुर महाराजा पर है वो उनसे बात कर रहा था, तो इसने काफी प्रयत्न किया, जोधपुर महाराजा भी चाहते थे। और सबसे बड़ा अड़ंगा था कि यदि जैसलमेर है वो पाकिस्तान में विलय हो जाए तो क्या है, तो भोपाल जोधपुर का रास्ता साफ हो जाएगा, जोधपुर का रास्ता साफ हो जाए तो भोपाल का हो जाएगा, और भोपाल का साफ हो जाए तो ये जूनागढ़ को है वो घेरेंगे, क्योंकि गुजरात से कहीं न कहीं मिलने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इनकी रणनीति थी। लेकिन क्या हुआ कि इन राज्यों की जो स्थिति को भांपते हुए सरकार ने इनका विलय कर लिया, और जम्मू कश्मीर अपवाद था कि सरकार हाल तक उस पर नजरें गड़ाए बैठी थी कि हमें क्या है, धैर्य का काम लेना चाहिए। लेकिन महाराजा ने ऐसा कोई करते नहीं किया कि पाकिस्तान में विलय किया जाए। महाराजा ने स्टैंड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्रीय सूची, कौन सी सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक थी। अब दो बात है, मैंने कहा था कि जो केंद्रीय सूची है, संघ सूची, 3 सूचियां हैं वो हमारे संविधान में बनाई गई, जिनके तहत क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। सूचियां कितने, 3, केंद्रीय, राज्य, संवर्ती। इस पर राज्य बनाएगा, इस पर केंद्र यानी भारत सरकार, और इस पर दोनों मिलेंगे। अब अनुच्छेद 370 में सीधा प्रावधान कर दिया कि केंद्र सरकार केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची से संबंधित कोई कानून बना रही है संसद, तो क्या संसद जम्मू कश्मीर में लागू कर पाएगी? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर 370 के तहत मना किया कि नहीं कर सकते आप जम्मू कश्मीर की राज्य की सहमति के बिना इन दोनों कानूनों को लागू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या राज्य सूची पर, बिल्कुल राज्य सूची को तो है आप हस्तक्षेप ही नहीं कर सकते। जैसे राजस्थान में यदि कोई राज्य सूची का विषय है तो उस पर केंद्र सरकार है, राज्यसभा एक प्रस्ताव दे देगी तो केंद्र सरकार कानून बना लेगी, संसद कानून बना लेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में बिल्कुल उलटफेर स्थिति की, राज्य सूची में तो हस्तक्षेप कोई कर ही नहीं सकती केंद्र, और जो केंद्रीय और कोई समवर्ती सूची का तो उसमें क्या है, राज्य की सहमति के बिना वो भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, स्वायत्तता के साथ साथ एक बड़ी खाई पैदा करने का काम है वो आर्टिकल 370 ने किया, क्योंकि संसद को भी ये अधिकार नहीं है कि वो कानूनों को वहां पर लागू करे। जब संसद ही वहां पर कानूनों को लागू नहीं कर पाएगी तो क्या वह राज्य देश के अंतर्गत कभी भी देश की मुख्य धारा में मिलने का काम करेगी? तो कहेंगे कि वो कभी भी देश की मुख्य धारा में मिल नहीं सकते। तो अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल ही भिन्न थी, और अन्य राज्यों के लिए 3 सूचियों द्वारा किया गया शक्ति विभाजन स्वतः प्रभावी हो गया। जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार को सीमित शक्तियां प्राप्त थी। केंद्रीय सूची, कौन सी सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का यहाँ प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी। अब जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हमें कोई काम करना है तो केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची के ऊपर राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। राज्य सरकार की सहमति के बिना वहाँ कोई भी कानून इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। इससे जम्मू कश्मीर राज्य को ज्यादा स्वायत्तता है वो मिल गई। अब क्या हुआ, ये जम्मू कश्मीर को स्थिति, क्योंकि संघ सूची और राज्य सूची, संघ व समवर्ती सूची, संघ व समवर्ती सूची, इन 2 सूचियों पर किसी भी तरह का है वह संसद कानून ले आई, लेकिन संसद वहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही,
तो क्या वह राज्य मुख्य धारा से जुड़ पाएगा? तो वह राज्य कहेंगे कि नहीं जुड़ पाएगा। इस कारण जम्मू कश्मीर को ज्यादा स्वायत्ता तो दे दी हमने, लेकिन स्वायत्ता के साथ साथ एक बड़ी जो खाई पैदा करने का काम है वो किया कि राज्य मुख्य धारा में मिल नहीं पाया। हालांकि इसका जो दूसरा रूप भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस आर्टिकल को हमें समाप्त कर दिया गया है। अब इसका महत्व नहीं रहा, लेकिन हमारे लिए आज भी महत्व है आर्टिकल 370 का। क्योंकि एक संविधान के स्टूडेंट होने के नाते, अध्यापक होने के नाते ये चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण ये प्रोविजन था। तो जम्मू कश्मीर को उतनी स्वायत्ता प्राप्त नहीं है जिसका संकेत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति से यह तय करे कि केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची के कौन कौन से प्रावधान राज्य के लिए प्रभावी होंगे। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से अब तक 2 संवैधानिक आदेश जारी किए, जिनके अंतर्गत इन सूचियों में वर्णित अधिकतर शक्तियों को राज्य सूची में डाला जा सकता है। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान भी है, अलग ध्वज है, पर संघीय और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाने को संसदीय शक्ति को अब तक पूरी तरीके से स्वीकृति मिलती रही। अब जो बात कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून है, संसद के द्वारा संघ सूची के और समवर्ती सूची के, वह कानून वहां की सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, उनके बिना नहीं लागू होंगे। तो सामान्य स्थिति में जब संसद ने कोई कानून बनाया तो वहां की सरकार ने उसको मंजूरी देने का काम किया, वहां की विधानसभा ने उसको मंजूरी देने का काम किया, तो इससे कोई इतना बड़ा विवाद है वो पैदा नहीं हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में जो वहां की सरकार ने कोऑपरेट का कार्य किया। आगे बढ़िए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में भी अंतर है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल भी नहीं लगा सकती और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी यहाँ पर लागू नहीं होते। ये बताना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर में लागू किए जाते। अब यहाँ पर 3 बातें निकल कर आई। बात पहले ये निकल कर आई कि जम्मू कश्मीर सामान्य राज्यों के तौर पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपातकाल है वो लागू नहीं होगा। कौन से आपातकाल? 2 आपातकाल। एक तो आपके हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान का है अनुच्छेद 352 के तहत। आप देखोगे कि यदि देश में अनुच्छेद 352 की जो भाषा कह रही है कि देश के अंतर्गत आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह होने पर क्या है, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। किसके आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति यानी देश के अंतर्गत क्या है? शांति नहीं है, अशांति का वातावरण, सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह या युद्ध होने की स्थिति में। तो ये आंतरिक जो अशांति शब्द है, इसके आधार पर जम्मू कश्मीर में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 352 को वहां पर लागू नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि जो वित्तीय आपातकाल है, मैंने पढ़ाया था राष्ट्रपति की शक्ति, उस समय आपको कहा था वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है। कहाँ पर उल्लेखित है? आर्टिकल 360 के अंतर्गत। ये 360 यानी धन से संबंधित इमरजेंसी है वो वित्तीय आपातकाल में। तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रोविजन है वो भी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लागू नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आया कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख मैंने कहा था संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक उल्लेखित किया गया है, जो राज्य के कल्याणकारी होगा। राज्य है कोई भी कानून बनेगा तो निर्देशक तत्वों का सहारा लेते हुए उन कानूनों को इंप्लीमेंट का कार्य करेगा। तो क्या है, जम्मू कश्मीर में निर्देशक तत्व भी लागू नहीं होंगे। यानी क्या, जो संविधान के मूल बेसिक बातें थी मोटे मोटे तौर पर, वो तो जम्मू कश्मीर में लागू हो ही नहीं। फिर हम देखेंगे कि एक संविधान के अंतर्गत संशोधन का तरीका है हमारे पास, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हेतु अनुच्छेद है 368।
यानी संविधान में मैंने आपको यह भी बताया था कि संविधान में कोई संशोधन करना है, किसी भी भाग को जोड़ना है या किसी भी भाग को तोड़ना है या फिर नवीन भाग को उसमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के संबंध में आर्टिकल 368 भी प्रभावी नहीं है जब तक कि वहां की जम्मू कश्मीर की सरकार उसको सहमति प्रदान नहीं करे। तो ये कुछ एक ऐसे मसले थे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ एक ऐसे मामले हैं जो जम्मू कश्मीर की राज्य की सरकार की सहमति के बिना केंद्र के जो भारतीय संविधान के प्रोविजन वो लागू नहीं हो रहे। तो क्या हुआ, हमने इतनी इनको स्वायत्ता दे दी है जो आगे जाकर बड़ी समस्या क्रिएट की कि जम्मू कश्मीर जो देश की मुख्य धारा में, राष्ट्र की एकता और अखंडता की धारा में है, वो कभी भी सम्मिलित नहीं हो पाया। उसके लिए जो हमने क्या करना पड़ा, अनुच्छेद 370 को है वो हटाना पड़ा। ये तो अनुच्छेद आपका 370 था, किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए विशिष्ट प्रावधान था। क्या था, विशिष्ट प्रावधान या विशिष्ट शक्ति किसके लिए था, जे एंड के लिए, जे एंड के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये स्थिति थी। घटनाक्रम ये हुआ था कि अगस्त 2019 के अंतर्गत जो एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उस सरकार ने क्या किया, भारत सरकार को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया, खत्म कर दिया। यानी क्या हुआ, अगस्त 2019 में भारत सरकार एक लेके आई, एक संकल्प लेके आई, 2 रेजुलेशन लेके आई। एक रेजुलेशन था कि राष्ट्रपति जी हैं वो क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 370 को हटा सकते हैं, एक रेजुलेशन ये था। दूसरा रेजुलेशन ये लेकर आई कि हम क्या करें, जम्मू कश्मीर स्टेट का है पुनर्गठन करेंगे और नए सिरे से इसको गठित किया जाएगा, तो पुनर्गठन का काम किया। तीसरा बिल लेकर आई कि जम्मू कश्मीर चूंकि अब राज्य नहीं रहा है और जम्मू कश्मीर क्या है, अब केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों से मिलकर जम्मू कश्मीर राज्य बना था, उसको है वो 2 भागों में तोड़ दिया। एक जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अलग होगा, दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अलग होगा। तो धारा 370 को खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ताकि जो जम्मू कश्मीर देश की एकता और अखंडता में शामिल नहीं हो पाया, उस जम्मू कश्मीर को भी वापस रूप से शामिल किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि बहुत से संविधान के ऐसे प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर स्टेट पर लागू नहीं थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको खत्म करके उन प्रावधानों को लागू करने की कोशिश की। और राजस्थान पर जिस प्रकार से सभी जो संविधान के संसद के कानून पर लागू होंगे, उसी तरीके से अब वो जम्मू कश्मीर पर भी क्या होंगे, लागू होंगे। कब, धारा 370 हटाने के बाद में। लेकिन धारा 370 विशिष्ट है जम्मू कश्मीर के संबंध में, उसको विशेष शक्तियां देती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको थोड़ा सा मोटे तौर पर देख लीजिए। संघवाद, भारत में संघवाद इसकी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की उपज और केंद्रीय राज्य व्यवस्था का धीरे धीरे विकेंद्रीकरण व्यवस्था में परिवर्तन क्या है, संघवाद है। सामान्य भाषा में बात होगी कि भारत में संघवाद है वो संविधान के विकास की एक परिणाम है। संविधान का विकास हुआ जो जो संघवाद हुआ, और इसमें केंद्रीय राज्य व्यवस्था यानी केंद्र सरकार की शक्तियां कम और विकेंद्रीकरण यानी राज्यों को भी उसको शक्तियां दी जाए, वही संघवाद है। भारत में संघवाद का सूत्रपात है वो 1861 के अंतर्गत आया था, जब एक सिस्टम आया था पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सिस्टम, इसको है वो संवाद संविभागीय सिस्टम भी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, संविभागीय सिस्टम, यानी प्रत्येक के लिए अलग अलग कार्य है। तो भारत में भी संघवाद 1861 के एक्ट में आया, केंद्र के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग शक्तियों के प्रावधान का काम किया। हालांकि वास्तविक तौर पर है वह 1919 के एक्ट में आया और 1935 के एक्ट में है वो सूचियां बनेगी। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, संघात्मक सरकार में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब है वो 7 नहीं रहे, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दमन और दीव थे उनका विलय कर दिया, जम्मू और कश्मीर एक हो गया और लद्दाख एक हो गया। तो अब वर्तमान के अंतर्गत आपके 8 हो जाएंगे।
और फिर जो राज्य हैं वो 28 संघीय शासन की स्थापना, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, अमेरिकी संघीय राज्य लेकिन वह जर्मनी व भारतीय संघवाद से बिल्कुल ही भिन्न। संघवाद की अवधारणा है कि संघवाद संस्थात्मक प्रणाली है जिसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकार होगी, दूसरी केंद्रीय सरकार होगी और संघीय देशों में दोहरे नागरिकों की व्यवस्थाएं और दोहरे शासन की रूपरेखा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या है प्यारे बच्चों, मौजूद है। भारत में संविधान सर्वोच्च दोनों ही सरकारों का स्रोत है। भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे ऊपर संविधान होगा और संविधान से नीचे सरकार क्या करेगी, काम करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किसके मुताबिक, संविधान के मुताबिक काम करेगी। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे प्रतिरक्षा है, रक्षा का मामला है, मुद्रा का मामला है, विदेश है, गृह है, संचार है, सेवा है, उद्योग है, ये कुछ एक ऐसे प्रकार के मसले हैं जो केंद्र के पास में रहेंगे। क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय किसके पास में रहेंगे, प्रांतों के पास में रहेंगे, राज्यों के पास में रहेंगे। जैसे आप देखोगे कृषि है, सिंचाई है, इस तरह के जो मसले हैं उन पर दोनों काम करेंगे। साधारण शब्दों में कहे तो संघवाद संगठित रहने का विचार है, सीधी सी बात है। संघवाद का अर्थ हुआ कि संगठित रहने का विचार ही संघवाद है और ये संस्थात्मक प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर काम करेंगे। और भारत में है वो अलग अलग सूचियों का बंटवारा किया गया है और संघवाद के लिए भारत में जो अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है कि भारत वो राज्यों का संघ होगा और सभी राज्य हैं वो भारत में किस तरह से विलय, स्वयं आकर विलय हुए हैं, जबरदस्त उनको विलय नहीं किया गया। संघवाद भारत में 2 स्तर की सरकार, ठीक है। शक्तियों का विभाजन संघ सूची में है वो 97 विषय दिए हुए, इस बात का आप ध्यान रखना। राज्य सूची में है वो 66 और समवर्ती सूची में है वो 47 यानी 47 विषय। संघ जो 3 सूचियां हैं, संघ जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कितने विषय, 97। राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार है वो कानून बनाएगी, राज्य सरकार। और समवर्ती इस पर कौन सी सरकार, दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी। अवशिष्ट शक्तियां होगी वो किसके पास में होगी, केंद्र सरकार के पास में होगी। यानी इसके अलावा कोई शक्तियां बचती हैं तो स्वतंत्र न्यायपालिका सर्वोच्च संविधान की है। ये भारतीय संविधान में संघवाद की विशेषता बताई गई। 245 से लेकर 55 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है वो किया गया। इस बात का आप ध्यान रखना। संविधान में संघात्मक लक्षण है, कोई संविधान की सर्वोच्चता होगी, कोई भी शक्ति है वो संविधान से ऊपर नहीं है। 97 विषय, 67 समवर्ती, सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च है और सरकार के वो 3 स्तर हैं जिसमें 2 महत्वपूर्ण है वो संघ में शामिल होंगे। एकात्मक के लक्षण क्या है, आप कहोगे कि साहब भारत संघ नहीं, क्या है एकात्मक है, कैसे कहोगे, आप कहोगे कि साहब भारत में एकरी नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि जो नागरिक है वो भारत देश का होगा, राजस्थान का नहीं होगा। तो कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है या एक हरी नागरिकता है। इस एक हरी को आप छोड़ देना, एकल नागरिकता ही ध्यान रखना ताकि चीज को आप समझ सको। फिर शक्ति विभाजन दिया हुआ है, संघ है वो अधिक शक्तिशाली होगा। संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है जो भारत को क्या बनाता है, एकात्मक बनाता है। केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन है वो कौन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकता है, राज्य कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये भी क्या करें, इससे भी साबित हो रहा है कि भारत में संविधान है वो एकात्मक है, संघ नहीं। संघ होता है राज्यों के भी प्रोविजन करता है, राज्य का भी कोई व्यक्ति कहता है साहब मैं तो राजस्थान का भी नागरिक हूँ, लेकिन क्या एकात्मक है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, आप जाओगे अमेरिका में जाओगे तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर मैं तो राजस्थान का हूँ, वो नागरिक है, भारत के नागरिक है। तो ये किसका लक्षण है, वे एकात्मक संवैधानिक है। एकीकृत जुडिशरी की व्यवस्था है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगी, फिर हाई कोर्ट होगी, फिर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डीसी होगी। तो सब एक ही श्रेणी में काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अलग कानून से काम कर रही है, हाई कोर्ट अलग से कर रही है, नहीं। तो हमारे यहाँ पर ये किसका लक्षण है, एकात्मकता का लक्षण है। फिर आपातकाल में संविधान एक हो जाता है, जो ही इमरजेंसी लगी सारा का सारा है वो संघ, केंद्र शक्तिशाली होता है, राज्यों के पास कुछ भी नहीं। और आय के स्रोत के लिए भी राज्यों को किस पर नियंत्रण रहना पड़ता है, केंद्र पर नियंत्रण रहना। जो ये चीज साबित करती है कि क्या है, ये चीज साबित हो रही है कि वास्तव के अंतर्गत केंद्र है वो शक्तिशाली है, राज्य है वो कमजोर है। किसका लक्षण है, ये संविधान की एकात्मकता का लक्षण है, संघ की एकात्मकता का लक्षण है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत और जो परंपराएं विकसित हुई, जो ये चीज साबित कर रही है कि भारत में संघवाद है, केंद्र और राज्य दोनों साथ साथ मिलकर क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, काम कर रहे हैं, जिससे एक जो कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था
व्यवस्थाएं वो संचालित हो रही है। तो ये मोटे तौर पर हमने संघवाद कर दिया कि संघवाद का अर्थ हुआ कि जो केंद्र और राज्य साथ में मिलकर कार्य करें, संघवाद कहलाया जाएगा। संस्थात्मक प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों के काम है, अधिकार क्षेत्र हैं वो अलग अलग तय किए गए, अपने अधिकार क्षेत्र में वो कार्य करेंगे। तो मोटे तौर पर संघवाद का जो हमारा चैप्टर था यही फिनिश हुआ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।